कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हमें उम्मीद है आप लोग बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे अभी 2025 में एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, उसी सीक्वेंस में तैयारी बढ़िया हो। हम लोग PYQs कर रहे हैं 2019 to 24। ठीक है, हमने डिफरेंट चैप्टर कर लिए। रियल नंबर छोटा चैप्टर था, छोड़ रखा था। आज हम लोग रियल नंबर भी कर लेते हैं। रियल नंबर से कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का आता है इसमें से। 5 मार्क्स का तो मान लो ही कम से कम इसमें से आता है। ठीक है, आसान चैप्टर है और रियल नंबर बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे जब आप 11th 12th में करिए तभी इसकी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए बढ़िया 11th और 12th के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। ये 2024 में आया था बेटा। कब आया था? 2024 में आया था। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, कौन सा? इरेशनल नंबर बाय व्हिच √20 should be multiplied so as to get a rational number। कहता है √20 क्या है? इरेशनल है ना। कहता है कि वह इरेशनल बताओ, छोटा से छोटा इरेशनल नंबर बताओ जो √20 में मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आवे वो क्या हो जाए? रेशनल नंबर हो जाए। तो कैसे करें बेटा? देखो, इसमें इसका बेसिक ये है कि यदि हम √20 के फैक्टर कर लें तो √20 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 2 × 5। ठीक है, अब ये देखो, इसका तो पेयर बन गया बेटा 5 का पेयर नहीं बनना है। 2 × 2 का पेयर बन गया तो इसको आप ले सकते हो 2√5। अब √5 है, ये इरेशनल नंबर है। इसमें किस इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो √5 को क्या चाहिए? √5। क्यों बेटा? √5 में यदि हम √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी इक्वल की बात नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा? √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बेटा? हमारा मिनिमम स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर हो जाएगा √5। कौन सा हो जाएगा हमारा? √5। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमने समझने के लिए कर लिया कि हमने तुक्का नहीं मारा। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इतना कर लोगे 1 मार्क्स आपको मिल गया बेटा। 1 में 1 मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, इसमें बस इतना ही करना था। फैक्टर कर लिया, जिसका पेयर नहीं बनना है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका पेयर बना दे तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब देखो बेटा, थोड़ी सी चीज छिपी है। क्या कहता है कि 2 प्राइम नंबर P and Q इज इतना। अब देखो, एलसीएम तो दे रखा है, वेरी गुड। एलसीएम बड़ा बड़ा लिखा भी है, एलसीएम 221 है, लेकिन एचसीएफ भी दे रखा है। क्यों? क्योंकि कहा कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब एचसीएफ 1 है। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें एक चीज हिडन है। क्या हिडन है? एचसीएफ 1 है। क्यों एचसीएफ 1 है? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, एचसीएफ 1 दे नहीं रखा है, लेकिन प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 होगा। ये आपको यदि आता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ऑप्शनल है ना बेटा, ऑप्शनल है। तो एचसीएफ को आप लिखो बेटा 1, एलसीएम को लिखो 221। ठीक है, तो देयरफॉर 1 × 221 इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? P and Q, P × Q। ठीक है, P और Q प्राइम नंबर है। P और Q क्या है? प्राइम नंबर है। तो P और Q को यदि प्राइम नंबर है तो इनको यदि फैक्टर कर लेते 2 to 1 के फैक्टर करो। किससे जाएगा बेटा? 17 13 9 22 13 से जाना बेटा। 13 1 13 9 22 91 13 17 91 17 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हो 1 × 2 × 2 × 1
को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बेटा, 13 इंटू 17, 1 इंटू 2 टू 1। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहां कह रहा है P इज ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन Q, तो हमारा जो P है ना वो 17 हो जाएगा और Q जो है हमारा 13 हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, लेकिन हमको आना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट नंबर बेटा 2 to 1 होगा। क्यों? क्योंकि HCF की वैल्यू ही 1 है, HCF 1 है, एलसीएम की वैल्यू 2 to 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही P इंटू Q होगा। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर हमको दे रखा है P और Q, अब P बड़ा है तो ये हमने P एंड Q लिख लिया, P इंटू Q, और HCF हमारा 1 है, आइए हमारा 2 to 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि P और Q की वैल्यू 2 to 1 आएगी, तो 2 to 1 जो फैक्टर कर लिए, ठीक है, और ऐसा फैक्टर किया जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम है। अब P बड़ा है तो P हो गया हमारा 17 और Q हो गया 13, तो हमारा P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, P की वैल्यू हो गई 17 और Q की वैल्यू आ गई 13। अब इतने से काम चलता नहीं है, इन्होंने और कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, क्या निकालना है, 3P माइनस Q निकालना है। क्या निकालना बेटा, 3P माइनस Q, तो 3 इंटू P की जगह 17 और Q की जगह 13, तो 17 से 51 में से 13 चला जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ से 4, 4 में से गया 3, 38 है कोई बेटा। वेरी गुड, सी वाला ऑप्शन आपका सही आ गया, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्यों, तो इसके में हिडन था, HCF दे नहीं रखा था, HCF दे नहीं रखा है, HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर दे रखा है, ठीक है। यदि प्राइम नंबर की जानकारी है हमारे पास, तो हम बता देंगे कि उसमें कॉमन फैक्ट कुछ नहीं है, केवल 1 कॉमन है, तो HCF 1 हो गया, ठीक है। अब आंसर 3 कर लेते हैं बेटा। कहता अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर whose प्रोडक्ट अ रेशनल नंबर इज। आप देखो बेटा, ये इसमें ज्यादा करना नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। √16 और √4 का प्रोडक्ट हो जाएगा √64 होता है 8, वो हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हो गया, कहता अब पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, तो ये पेयर इरेशनल का नहीं है। क्यों? √16 क्या बेटा, √16 4 होता है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। √16 क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो ये पेयर इरेशनल नंबर का नहीं है। इस पे हम चेक कर लें, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √10 आएगा, √10 बेटा रेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन भी सही नहीं है। इस पे आते हैं, ये देखते हैं √3 को √27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √81 आएगा, √81 9 का स्क्वायर होता है, √81 की वैल्यू 9 आती है, इसका मतलब ये इसका जो प्रोडक्ट है वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। √3 इंटू √27 इक्वल टू √81 इक्वल टू 9, which is रेशनल नंबर, ठीक है। समय पे ध्यान देना बेटा, समय के हिसाब से ही समय देना, समय के हिसाब से समय देना है, ठीक है। ये 9 हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, जहां आंसर लिख देंगे, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज्यादा देना नहीं बेटा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आंसर 4 करेंगे। क्या करेंगे, आंसर 4। आंसर 4 क्या कर रहा है बेटा, कह रहा गिवन HCF इतना है 40 का, और एलसीएम इतना दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ K इज, तो वैल्यू ऑफ K क्या होगी, तो हम वही इसी फार्मूले का यूज करेंगे बेटा। कौन सा फार्मूला है हमारा, HCF
into LCM equal to product of number। यही है बेटा फार्मूला हमारे पास। इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। HCF गिवन HCF आप इतना लिखना है 40, तो इसके जगह हमने 40 लिख लिया, इनटू LCM दे रखा है, इन दोनों का LCM है 252 इनटू K। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट तो बेटा यही हो जाएगा, दिस इनटू दिस। क्या बेटा 2520 इनटू यही है ना 6600, यही होगा ना बेटा। ये नंबर्स क्या है? गिवन HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इक्वल टू 40। तो इन दोनों का नंबर, तो ये नंबर तो यही होगा बेटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। HCF की जगह पे 40 रख दिए और LCM की जगह पे हमने ये रख दिया, तो आसान हो गया बेटा। K की वैल्यू निकल आएगी। ऑप्शनल है क्या? ऑप्शनल है ना, तो K की वैल्यू निकाल लो बेटा। 252 इंटू 6600, अब 2520 है ना, आराम से करना है बेटा, गलत हो जाए तो बता भी दिया करो बेटा। ठीक है, 2520 इंटू 6600 अपॉन 40 इंटू 252, 1 0 0 कट दिया, 2521 या 2521। ठीक है, इसको यहां से कैंसिल कर लो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा 26, 4 6 24, 2 26, 20, 4 5 20, ये 1650 है कोई ऑप्शन? वेरी गुड, यही हमारा ऑप्शन हो गया, इक्वल टू 1650। ऑप्शन ए आंसर लिख दिया। ठीक है, ये वर्किंग करना है, करो ना जरूर। ठीक है, ये आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, आप कर सकते हो तो जरूर करना, तभी एग्जामिनर के मन में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी और 80 में से 80 पाने के लिए आप हकदार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएगा कि हाँ आपके पास है कुछ, तभी आप कर रहे हो। आपने मारा हुआ नहीं है, आपने कैसे इशारे से आंसर नहीं पूछ लिया कि फर्स्ट का हमारा कौन सा, फोर्थ का ए पार्ट सही है, और डायरेक्ट ए लिख दिया। आपने वर्किंग की है, यदि वर्किंग की है तो पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ HCM टू LCM। कह रहा है HCF और LCM का जो रेशियो है ऑफ LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट। अब देखो इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि लीस्ट कंपोजिट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कोई पूछे कि लीस्ट कंपोजिट क्या है तो आपको पता होना चाहिए, और कोई पूछे ना पूछे ये तो पूछ लिया गया। ठीक है, तो बिना लीस्ट कंपोजिट के नॉलेज के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे बेटा, इसलिए ये जानना जरूरी है कि लीस्ट कंपोजिट क्या होता है। कहता है द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन का है, ऑप्शन वेरी गुड, कोई बात नहीं, तभी हमको वर्किंग करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत हमको करना पड़ेगा, 2 मिनट हमको देना ही है। क्यों? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमको 2 मिनट देने। ठीक है, क्या कर रहा है? द रेशियो ऑफ LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है, क्या होता है बेटा? 4। जो कंपोजिट दिए, देखो क्या बेटा, 4 से छोटा क्या होता है? 4 से छोटा होता है 3 बेटा प्राइम नंबर हुआ। 3 से छोटा क्या होता है? 2 भी प्राइम नंबर हुआ। तो उसके जस्ट बाद 2 और 3 के जस्ट बाद 4 आता है, और 4 ही जो है 4 कंपोजिट है, इसलिए सबसे छोटा यही हुआ कंपोजिट, लीस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? लीस्ट प्राइम नंबर बेटा 2 होता है, ये हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं, तो प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है भूल जाते हैं।
कंपोजिट नंबर लिस्ट क्या ये भूल जाते हैं, को प्राइम क्या होता है ये भूल जाते हैं। ये सबको हमको मेमोराइज रखना है अच्छे बेहतर फ्यूचर के लिए बेटा, ठीक है। कहता है एलसीएम और एचसीएफ, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम कितना होगा इज, तो क्या लिखे बेटा एचसीएफ, एचसीएफ पहले कहा है ना, नहीं एलसीएम का, एचसीएफ टू एलसीएम, एचसीएफ न्यूमरेटर में होगा एचसीएफ ऑफ 4 and 2 अपॉन एलसीएम, एलसीएम डिनोमिनेटर में है एलसीएम ऑफ 4 and 2। क्यों बेटा, क्यों इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो 2 है, 2 ही कॉमन है दोनों में, 4 और 2 में, ये 2 हो गया। एलसीएम हमारा इसका 4 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 में 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका का एलसीएम 4 and 2 का 4 आएगा, ये 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये 1 is 2 हो गया। वेरी गुड। देखो ये है तो आसान बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे और गलत कराएंगे, इसलिए तुक्का नहीं मारना है बेटा मेरा, ठीक है। इसको अपने हिसाब से करके करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बेटा, आंसर 6 क्या कर रहा है, कहता फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड इतना एंड इतना लीव्स रिमाइंडर। अब देखो ये बेटा रिमाइंडर की बात आवे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जो रिमाइंडर चाहिए उतना प्लस कर देंगे, ठीक है। एक क्या है बेटा, एक तरीका है, एक रास्ता है, एक गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन पर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको चलना है। क्या, जब कहे फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाई, तो यहां तो अभी सही है, व्हेन डिवाइडेड बाई 12 16 and 24 लीव्स रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 कह दे तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एलसीएम निकाल लेंगे। जब रिमाइंडर कहे कि 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, तो हम एलसीएम निकालने के बाद वह गिवन नंबर ऐड कर देंगे बेटा। वेरी गुड, बस यही करना है। तो नाउ एलसीएम ऑफ कितना है बेटा, 12 16 and 24, 12 16 and 24, ठीक है। अब ये 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे कैसे निकालते हो, 2 into 2 into 3 12 हो गया, 16 का हो जाएगा 2 into 2। अब अगला 2 यहां बाहर लिख लेंगे, यहां 3 था, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, और क्या होगा 24, 2 into 2, एक 2 यहां लिख लेंगे और यहां 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 3 12 24 हो गया ना बेटा 24। अब उतार लो बेटा, एलसीएम में क्या करते हैं, सारा का सारा नोट कर लेते हैं, डबल ना आने पाए। ये 2 दोनों में है, तीनों में है, 2 उतार लिया, ये है इसको भी उतार लिया, ये इसको भी उतारना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी उतारना पड़ेगा, ये अकेला है तब भी उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 3 12 दूना 24 दूना 48, ये हो गया 48। अब जब रिमाइंडर 0 कहता है कि इसमें इससे डिवाइड करें या इससे डिवाइड करें या इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 48 में। क्यों, 12 चौका 48, पूरा पूरा डिविजिबल है, 16 3 48, 24 दूना 48, लेकिन रिमाइंडर कह रहा है तो तब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम में 7 जोड़ दो बेटा। बस देखो ये पैटर्न है, पैटर्न को मेमोराइज रखना है, इसी पैटर्न में करना है। 48 + 7 तो 55 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, कहाँ है हम लोग, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, चेक कर लो। 12 से डिवाइड करोगे, 12 चौक 48, 7 55 16 3 48, 7 55 24 दूना 48, 7 55। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो गया। वेरी गुड। हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में फायदा ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन सेंस पे हैं, आपको बेहतर नॉलेज होना चाहिए कि को प्राइम क्या है, प्राइम क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है,
HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होना चाहिए। और दूसरा एक निश्चित पैटर्न पे चलना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक निश्चित पैटर्न पे चलने से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, वो अभी हम बताते हैं आगे जो क्वेश्चन मिलेगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्या कहता है, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर, अब देखो 2:3 में है रेशियो, इसका मतलब यदि हम लेट करेंगे, हम हमेशा जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेशियो में रेशियो दे रखा है किसी नंबर का, तो यदि हम नंबर को एज्यूम करते हैं तो उस रेशियो में वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम नंबर लेट करेंगे तो 2x और 3x लेट कर लेंगे एंड देयर LCM इज 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स? तो देखो लेट अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? आप अपने मन से तो मान ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को भी शामिल किया। क्यों? क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है 2:3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट नंबर्स, क्या बेटा, नंबर्स बी कितना 2:3 है ना, 2x एंड 3x। आप देखो कर लो बात, चाहते न चाहते हुए भी हमको HCF पता चल गया है। क्यों? HCF हमारा x हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने नंबर्स माना है 2x और 3x। क्या माना है? 2x और 3x। तो इसमें x यहां भी पड़ा है, x यहां भी पड़ा है, तो 10 HCF इक्वल टू x एंड गिवन LCM इक्वल टू कितना 180 दे रखना है 180। देयरफॉर HCF इंटू LCM वाला फार्मूला लगा दो। क्या HCF हमारा x है, x इंटू 180 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट क्या है? नंबर हमारे 2x एंड 3x। वेरी गुड यार, ये तो बहुत बढ़िया बन गया, इंपॉर्टेंट भी था और हम लोगों ने कर भी दिया। तो x x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 180 अपॉन 2 इंटू 3 इक्वल टू x, 290 हो जाएगा और 3 बन जाएगा 330 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 30, हमारा HCF 30 आ गया। क्या पूछ रहा था? व्हाट इज द HCF ऑफ 30? तो therefore HCF इक्वल टू 30। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन 7 कर लिया, ठीक है। 8 के लिए हम कह रहे थे कि देखो √3 को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको ठीक से समझ लेना बेटा, ठीक है। हम जानते हैं कि आपने खूब प्रैक्टिस किया है, लेकिन तब भी आप ठीक से समझ लो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आएगा आपके, ठीक है, 2025 में आएगा ये। क्यों 24 में नहीं आया था? ये कब नहीं आया था? 24 में नहीं आया था, 23 में आया था, तो 25 में आने के चांस हैं। आंसर क्या बेटा? प्रूविंग है, लेकिन तभी हम लोग आंसर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। आंसर 8 क्या है? टू प्रूव करना है, टू प्रूव √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये प्रूव करना ना, एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब इसमें देखो रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P और Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। P और Q के फॉर्म पर एक्सप्रेस कर सकें। और P और Q क्या है? कोई इंटीजर है बेटा। P और Q कोई इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं बेटा? P और Q कोई भी इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है, ये -3 है, ठीक है। ये नंबर लाइन पे है उनका नंबर। तो नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स हैं, ये
क्या बेटा न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर यदि P अपॉन Q के फॉर्म का एक्सप्रेस हो सके तो वह क्या होता है, रेशनल होता है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, -2 है, -3 है, 1.2 है, 6.2 है, 6.7 है, ये सारे के सारे बेटा क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? 6.7 को हम 6.7 अपॉन 67 अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, P और Q के फॉर्म का हो गया। क्या हो गया बेटा, ये P और Q के फॉर्म का हो गया, ठीक है। और क्या होना चाहिए बेटा, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो इसी बेस पे हम इसको लेकर के चलेंगे। जानकारी हमारे पास ये है कि कोई भी रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म का लिख सकते हैं, जहां P और Q को प्राइम है, P और Q को प्राइम है। तो अभी इन्होंने कहा कि प्रूव करो कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम कहते हैं भैया थोड़ी देर के मान लेते हैं कि √3 रेशनल नंबर है। तो बस यहीं से हमारी वर्किंग शुरू हो जाएगी। क्या? अब देखो ये पैटर्न हमको याद रखना है। जिस पैटर्न पे हम √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, उसी पैटर्न से हमको √2 को इरेशनल प्रूव करना है, उसी पैटर्न से √5 को इरेशनल प्रूव करना है, उसी पैटर्न से √7 को इरेशनल प्रूव करना है, एंड सो ऑन। जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको आप ये रूट के अंदर पढ़ाएं तो इरेशनल प्रूव करने का यही तरीका है जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, हो सकता है √3 ना आवे, आपके यहाँ √5 आ जाए, √7 आ जाए। तो कैसे करेंगे, जैसे √3 करने जा रहे हैं वैसे √5, √7, √2 कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो प्रूफ हेडिंग डाल दिया, लिखते हैं लेट √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या मान लिया, ये रेशनल है। Therefore √3 can express in form of A upon B, where A and क्या बेटा, A and B are co-prime, ठीक है। यदि A अपॉन B के फॉर्म का लिखते हैं और A तब A और B को प्राइम होगा, तभी ये रेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर देख लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1.6 है, तो 1.6 क्या हो जाएगा, 1.6 को हम 16/10 लिख सकते हैं। 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 8/5। तो 8 और 5 क्या है, को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये चीज हमने मान लिया है, ठीक है। यदि ये रेशनल नंबर है तो हम इसको 2 को प्राइम के रेशियो में हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। A and B are co-prime, ठीक है। एंड पूरा लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन में से आएगा, ये 5 मार्क्स का आएगा। एंड B not equal to 0। thus अब देखो ये राम कहानी लिखने के बाद हमने ये बता दिया कि √3 इक्वल टू A अपॉन B है, ठीक है। ठीक, तो अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। क्या लिखें, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू A² अपॉन B² और 3B² इक्वल टू A² और A² इक्वल टू 3B²। अब देखो यहां ध्यान देना बेटा, ये मेन बात है क्या, कि A² इक्वल टू 3 इंटू B²। इसका मतलब ये हुआ कि A² के फैक्टर में एक फैक्टर 3 है। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कुछ भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए A की जगह पे 2 ले लो, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू B के जगह पे आप मान लो 5 ले लो,
ठीक है, नहीं क्या बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 5 स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी 3 इंटू 25, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी 75। तो अब ए की वैल्यू 75 आई, ए स्क्वायर की वैल्यू 75 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। बात समझना बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू ये 3 इंटू बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये आया 75 आया, इसमें 75 ये हुआ कि 75 ए स्क्वायर की वैल्यू है और ए स्क्वायर यानी जो 75 है वो 3 से डिविजिबल है। बात समझ पा रहे बेटा, तो यही चीज हमको यहां लिखना है, क्या ये देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर आया, इसका मतलब ए स्क्वायर के फैक्टर में 3b इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर का फैक्टर क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है 3 इंटू बी इंटू बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। क्यों? thus या फ्रॉम एबव, ये क्वेश्चन मत डालो, फ्रॉम, ये पैटर्न हमको याद रखना है, फ्रॉम एबव इक्वेशन 1 it is clear that a square divisible by, ये याद रखना, बस सबने यही करना है, ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, मान लो 5 होगा तो आप ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 आ जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे प्रोसेस पे चलोगे, ठीक है। ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, तो ये बताता है कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। देख लो कोई भी बात है, कोई भी फैक्टर है ये उसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ये थ्योरम भी है, ठीक है। यदि कोई नंबर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो ए भी डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ए डिविजिबल बाई 3, अब देखो ए 3 से डिविजिबल है तो हम नाउ अगेन हम फिर लेट कर लेंगे, अगेन क्या लेट, ए 3 से डिविजिबल है तो हम ए इक्वल टू 3c लेट कर लेते हैं, ठीक है, और ए इक्वल टू 3c हम इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं और इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट 1 डाल दें, क्या ये स्टेटमेंट ए डाल दो, स्टेटमेंट ए क्या आ गया, ए इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ऐसे ही हम b को डिवाइड बाई 3 लाएंगे तो देखते हैं कैसे लाते हैं, तो अगेन लेट a इक्वल टू 3c, तो नाउ या सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो ए स्क्वायर क्या है आपको 3c का होल स्क्वायर लिख देना है, 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, और 3 से यहां डिवाइड कर लो, 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखो फिर वही बात आ गई, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया, इसका मतलब b स्क्वायर के फैक्टर में 3b शामिल है, तो क्या हो गया, फ्रॉम एबव b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, फ्रॉम एबव b स्क्वायर इज डिविजिबल, क्या बेटा, डिविजिबल बाय 3, thus देखो b स्क्वायर डिविजिबल है, thus b इज आल्सो, यदि किसी का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 या 2 से डिविजिबल हो जाता है, ये हमको याद रखना है बेटा, thus b इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो ए स्टेटमेंट 2 हो गया। देखो स्टेटमेंट ए कहता है कि a इज डिविजिबल बाई 3, अब b भी कहता है, स्टेटमेंट b भी कहता है b इज डिविजिबल बाई 3,
तो स्टेटमेंट फ्रॉम 1 एंड 2 कहां से रफ करें? चलो पूरा रफ कर देते हैं, हमको याद तो ही है बेटा। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 था कि बी था, ए एंड बी, फ्रॉम स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ, ए और बी माना था ना, ए एंड बी डिविजिबल बाय 3, दस दोनों 3 से डिविजिबल है तो ये को प्राइम नहीं है। दस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। अच्छा, हम लेके क्या चले थे कि ए और बी को प्राइम है, तो ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया है? तो एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ कि हम लेके चले थे कि ये क्या है बेटा, क्या टी अपान ए अपान बी जो है वो को प्राइम है, ए और बी को प्राइम है। यहां से ए और बी को प्राइम नहीं निकल के आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। तो क्या लिखते हैं? दिस कंट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। ठीक है, दस ये क्या है? √3 एक इर्रेशनल नंबर है। दस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है? आपको एक पैटर्न याद रखना है, उस पैटर्न पे आप चलते जाओगे तो चीजें प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि √3 क्या है? √3 इर्रेशनल है। ठीक है, √3 का हो या √2 को प्रूव करना हो या √5 को प्रूव करना हो या √7 को प्रूव करना हो, हम ऐसे ही एज्यूम करके चलेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि लेट √3 इज रेशनल नंबर, √3 सिंस या इफ √3 इज रेशनल नंबर देन √3 equal to a upon b where a and b are co-prime। क्या होता है? where a and b are co-prime and b not equal to 0। now अब a upon b equal to √3 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 3 equal to a square upon b square आ गया, b स्क्वायर इधर ले आए तो a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया? a स्क्वायर का फैक्टर हो गया 3, मतलब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो गया। a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो क्या a भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक स्टेट में ये हो गया कि a 3 से डिविजिबल है। यदि यहाँ √2 होगा तो हो जाएगा a 2 से डिविजिबल, यहाँ ये √5 होता तो a हो जाता a 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही फिर जब a क्या बेटा a 3 से डिविजिबल है तो हम स्टेटमेंट को 1 लिख देंगे या a लिख देंगे और फिर लिख देंगे लेट a इक्वल टू 3c। अब a इक्वल टू 3c जो है, जो हमारा ये आया था ना, क्या आया था? 3 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर या 3b स्क्वायर इक्वल टू जो a स्क्वायर आया था, इस a के जाके हम 3c लिख देंगे। 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब यहां देखो ये 9b स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर आ गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब फिर यहां भी वही बात आ गई, क्या b के फैक्टर में 3 आ रहा है, इसका मतलब b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी 3 से डिविजिबल होगा। अब वहां आपने कह दिया कि a 3 से डिविजिबल है, यहां आप कह रहे हो कि b 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब
ए और बी को प्राइम नहीं है, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, लेकिन आप एज्यूम करके चले थे कि ए और बी क्या है, ए और बी को प्राइम है, लेकिन आपका एजम्पशन रॉन्ग हो गया, ए और बी को प्राइम नहीं है। इसका मतलब आपने जो एज्यूम किया था कि √3 एक रेशनल नंबर है, वो आपका एजम्पशन रॉन्ग है। ये आपका एजम्पशन रॉन्ग इसलिए आया है कि आपने गलत चीज एज्यूम की है। इसका मतलब ये हुआ कि √3 क्या है, इरेशनल है। वेरी गुड, बस ऐसे ही हमको कर लेना है। क्या कर लेंगे, √3, √5, √7, √2, कोई भी क्वेश्चन आएगा देख लेना, हो सकता है 5 मार्क्स का आ जाए, 3 मार्क्स का आ जाए, 2 मार्क्स का आ जाए। 2 मार्क्स से ज्यादा ही आना चाहिए बेटा। ये पेपर वाले की सेटिंग पे डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का देगा, लेकिन ये बड़े मार्क्स में आएगा बेटा। ठीक है, तो √3 वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा, आंसर 9 क्या है, पढ़ो बेटा। क्यों पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स है देयर HCF12 दे रखा है एंड द प्रोडक्ट इज इतना, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज 2। ठीक है, ऐसे 2 नंबर है ना बेटा, 2 पॉजिटिव नंबर्स है देयर HCF12। तो HCF12 दे रखा है, तो 12 के मल्टीपल में क्या बेटा, 12 के मल्टीपल। अच्छा, आंसर हमको चॉइस करना है। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें 2 सही होगा, लेकिन कैसे आएगा ये थोड़ा देखने की बात है, ये थोड़ा सा समझ के करने की बात है। तो देखते हैं, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स है देयर HCF12 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। तो लेट क्या बेटा, लेट नंबर्स आर या नंबर्स बी 12 के मल्टीप्लाई में देख लेते हैं बेटा, 12A एंड 12B। ठीक है, ये नंबर हो गए। क्यों, HCF हमारा 12 है, HCF 12 है, तो 12 के मल्टीपल में ही नंबर्स होंगे। ठीक है, या उनके जो नंबर्स आएगा उसमें हम 12 से डिवाइड करते हैं। एक नंबर हमने ये लेट कर लिया है, एक नंबर ये लेट कर लिया है। ठीक है, एक ये दोनों नंबर हो गए। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट इतना देर था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12A इंटू 12B इक्वल टू कितना दे रखा बेटा, 6336। 6336। तो AB इक्वल टू ठीक है, ये डिविजिबल है 12 से, हो जाएगा बेटा। करते हैं, 12 × 12, 12 × 5 60। ठीक है, 3 बचा 33, 12 दूना 24, 9 33 96, 12 8 96। ठीक है, 12 × 12, 12 चौका 48, 4 52, फिर 48, 12 चौका 52। तो A और B हमारा 44 आ गया। ठीक है, A और B क्या है, 44 है। अब इसमें A और B की संभावित वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये क्या हो सकता है, A और B को यदि मल्टीप्लाई में लिखे 44 है, तो 44 को आप क्या लिख सकते हो, 1 × 44 लिख सकते हो। क्यों बेटा, या 2 × 22 लिख सकते हो। क्यों भाई, या 4 से डिवाइड कर लो, 4 × 11 लिख सकते हो। ठीक है, ये संभावित चीजें हो गई कि A की वैल्यू 1 हो सकती, तब B की वैल्यू 44 होगी, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 22 हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है बेटा, प्राइम नंबर नहीं है। तो A into B not taken as A equal to 2 and B equal to 22।
because a and 2 and 22 are not prime number, not co-prime, not co-prime, because 2 and 22, क्योंकि ये को-प्राइम नहीं है, 2 इसमें कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 12 नहीं रह जाएगा बेटा। बात समझ पा रहे हो? तो मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं देंगे। बात समझने की है बेटा, है तो एक नंबर का, लेकिन समझना भी जरूरी है। बिकॉज 2 and 22 आर नॉट को-प्राइम। ठीक है, तो ए की वैल्यू इफ, तो ये संभावित पेयर हो गए, ये और ये। ठीक है, इफ a इक्वल टू 1 देन 12a इक्वल टू 12 एंड, ठीक है बेटा, जब a आपने 1 ले लिया है, a 1 ले लिया है, तो a 1 ले लिया तो b 44 हो जाएगा ऑटोमेटिक, b इक्वल टू 44 एंड जो 12b है, 12b कितना हो जाएगा? 12 चौको 48, 12 चौको 48 के 8 हाथ 4, 12 चौको 48 4 12। ठीक है, तो एक संभव ये है कि जो हमारे नंबर्स हैं 12 और 12 लिया था, तो 12 और 528 आ जाएंगे, इसमें एचसीएफ हमारा 12 आ जाएगा। बात समझो? देखो इसमें एचसीएफ और कुछ नहीं है। दूसरा पेयर हो सकता है इफ a इक्वल टू कितना 4 देन 12a इक्वल टू 48 एंड b कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से 11 हो जाएगा ना बेटा, 11 देन 12a इक्वल टू 12 कम 12 और 12 कम 12 और 1 13। ये तो पॉसिबल पेयर कितने हो गए? नंबर्स नहीं पूछा, पॉसिबल पेयर नहीं पूछा, तो पॉसिबल पेयर एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये पेयर हो गया, 2 हो गए। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे ना, आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी गुड, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझने का है, वीडियो पॉज करके आप ठीक से फिर से समझ लो। ऑप्शन हमारा है दो पॉसिबल पेयर कितने हो जाएगा? 2, एक पेयर ये हो सकता है, एक पेयर ये हो सकता है। क्या? जिसका एचसीएफ 12 आवे और मल्टीप्लाई ये आ जाए। ठीक है, जिससे भी मल्टीप्लाई यही आएगा बेटा, और इनसे भी मल्टीप्लाई यहाँ यही आएगा, और इसमें भी एचसीएफ 12 है और इसमें एचसीएफ भी 12 है। ये बेटा एक नंबर पर तो नहीं था, थोड़ा सा बेईमानी हो गई, चीटिंग हो गई, किसके साथ? ये 2022 में जो बच्चे बैठे थे थोड़ा सा ज्यादा कर हैं, इसलिए ठीक से समझ के करना बेटा इसको। ये हो गया, क्या हो गया बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, ऑप्शन है कि नहीं है? हाँ, ऑप्शन है। कहता है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 की पावर n कैन नॉट इन द डिजिट। ठीक है, 12 की पावर n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, कौन सा? 10। ठीक है, 12 की पावर n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। तो इसका कोई भी किसी भी नंबर के लिए देख लो, चेक कर लो, चलो कोई बात नहीं, अभी करते हैं। 12 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 12, 12 की पावर 2 है, ये तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, 12 में 12 144 हो जाएगा, 12 की पावर 3 हो जाएगा 144 गुणे 12, 12 चौका 48 के 8 हाथ है 4, 12 चौका 48 4 52 की 2 हाथ है 5, 12 5 17। ठीक है, ऐसे कितने भी बार कर लोगे हैं तो आप क्या पाओगे कि जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या होगी? वो 2 हो सकती है बेटा, 4 हो सकती है, ठीक है, 8 भी हो सकती है। देखो तो बाई चांस मिल गया पहले सेकंड में, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो सकता है लास्ट में, 4 हो सकता है, 8 होता है, लेकिन 0 नहीं आएगा बेटा, 0 कभी आएगा ही नहीं। क्यों? कि 12 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? 2 into 2 into 3 की पावर n, इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 into 3 की पावर n
इसको देख सकते हैं 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। अब देखो बेटा, 0 तभी आएगा जब मल्टीपल में 5 इंक्लूड हो गई। यहां किसी जगह पे किसी की क्या जगह, यदि यहां 3 की जगह पे यदि 5 होता तो बेटा वो 0 आ जाता, क्योंकि 5 है नहीं, इसके फैक्टर में 5 है नहीं, तो ये 0 नहीं आएगा। और इतना यदि हम नहीं जानते, यदि हम 2-3 नंबर पे चेक कर लेंगे तभी हम देख रहे हैं 0 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 आएगा आंसर। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि एंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। देन लिख देना कि 12 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0, बस, और ऑप्शन डी वहां लिख देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कब आया था, 2022 में आया था बेटा। कहता है कि द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एज इतना। तो ये क्या है, तो बहुत वैसा क्वेश्चन है बेटा, हल्का, ज्यादा हल्का हो गया क्यों। कुछ क्वेश्चन हल्के होते भी हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अब जो पास तो सबको करना है बेटा, पास तो सभी हो जाएंगे, पास तो सभी हो जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा करना है बेटा। कहता द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एज, ये है कि ये तो प्राइम फैक्टर बताना है, तो लिख लेते हैं बेटा 385। यहां प्राइम फैक्टर कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 8 ये 2 से डिजिट है नहीं, 8 3 11 5 16, 3 से भी नहीं, तो 5 से है, 5 से कर लो। 5 से 35, 3 और 30, 5 से 35, फिर 7 से दिख रहा है 11, और फिर 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 5 इंटू 7 इंटू 11, ये हमारा बी पार्ट सही है, यही हमारा आंसर हो गया। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इस सेशन का क्या बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और है, हम लोग कर लेते हैं बेटा। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन 5 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 एंड 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर के लिए क्या होना चाहिए, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। यदि हम 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, ये 5 प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर 5 1 इंटू 5 है, यानी यही ये 2 होता है बेटा, तो इसका फैक्टर 1 भी है, फैक्टर 2 भी है, फैक्टर 5 भी है। तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 2 3। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए किसी नंबर से, तो कंपोजिट नंबर होता है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 हमने नोट कर लिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें देखो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, कॉमन ले लिया, यहां क्या होता है 2 इंटू 3 6 आ गया, प्लस 5 था, 5 बाहर निकाल लिया तो 1 बच गया। 5 इंटू 7 आया, 5 इंटू 7 में हम 1 इंक्लूड कर सकते हैं, 1 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। तो बेटा 1 2 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया बेटा, बस। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कर लेते हैं। दूसरे में क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5, इसमें 7 इंटू 5 कॉमन लो तो 11 यहां बच गया, 5 यहाँ 1 बच गया, पूरा का पूरा निकल गया ना बेटा, यहाँ 1 बच गया। अब देख लो बेटा 11 और 1 मिलकर के 12 हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 12 के भी फैक्टर हो गए, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो कंपोजिट हो ही गया बेटा। तो इसमें भी 2 से ज्यादा नंबर है, इसलिए कंपोजिट है, इसलिए बेटा ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है। ये एक्सप्लेन हो गया, एक्सप्लेन करने को कह रहा था। वेरी गुड। तो इस तरीके से पहला सेशन, पहली बैठ की हम लोग की हो गई बेटा। हम लोग 12 क्वेश्चन कर लिए, 24 किया, 23 किया, 22 किया, और 21 का भी एक क्वेश्चन कर लिए। 21 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो 20 और 2019 में जो क्वेश्चन आए थे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा, ठीक है। यदि सेशन हमें आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिखिए, और ये सेशन में कुछ कमी लग रही हो तो भी आप बेटा लिखो, आप लिखते हो तो कुछ हमें
अच्छा लगता है और हमें पता चलता है कि आप हमसे जुड़े हो। ठीक है, और बेटा यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो बेटा। थैंक यू।